अभी तक हमने यहाँ पर टेक्सोनॉमी, तो आपको ये तीनों ही पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आ गए ब्रांच के बारे में, दैट इज अबाउट सिस्टमैटिक्स। द सिस्टमैटिक्स टर्म इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय हिम्स। तो इसमें एक कॉमन बात जो हमें टेक्सोनॉमी की नजर आ रही है वो ये है कि इसके अंदर भी आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, इन तीनों को तो इंक्लूड किया जा रहा है, लेकिन एक डिफरेंट बात जो हमें यहाँ पर नजर आती है वो है एफिनिटीज के बारे में। यानी एक तरीके से सिस्टमैटिक्स में टेक्सोनॉमी का इन्वॉल्वमेंट तो है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को और इंक्लूड किया गया है, दैट इज अबाउट द एफिनिटीज। और एफिनिटीज का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप्स का, दैट मींस द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स इन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो कि प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ डेवलप हो रहा है तो उनमें आपस में इवोल्यूशन होने के दौरान कुछ ना कुछ इंटर रिलेशनशिप्स जरूर होंगी। शुरुआत में टेक्सोनॉमी में इसको एफिनिटीज को इंक्लूड नहीं किया जा रहा था, लेकिन जब सिस्टमैटिक्स ब्रांच आई तो उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स में आपस में जो इवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप्स होती हैं उनको भी इंक्लूड किया जाने लगा, तब जाके ये सिस्टमैटिक्स ब्रांच डेवलप हुई। तो यहां ध्यान रखिएगा कि जो बेसिक डिफरेंस आता है टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स का वो ये आता है कि टेक्सोनॉमी में हम इन तीनों पॉइंट्स यानी आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को तो लेके चलते हैं, लेकिन साथ ही साथ सिस्टमैटिक्स में एक पॉइंट और इंक्लूड किया जाता है, दैट इज अबाउट द एफिनिटीज। और इस एफिनिटीज का मतलब होता है दैट मींस द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स इन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ, फॉर एग्जांपल थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, ये हमने इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखा, लेकिन इनमें आपस में कोई ना कोई ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो कि इवोल्यूशन के दौरान आगे बढ़ते हुए चले गए, तो ये आपस में इन ऑर्गेनिजम्स या इन प्लांट्स की इंटर रिलेशनशिप्स को शो करेगा, और सिस्टमैटिक्स में इन्हीं इंटर रिलेशनशिप्स को भी लिया जाने लगा। आज के पॉइंट कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो हम मॉडर्न टेक्सोनॉमी के नाम से बात करते हैं, और ये जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है अब इसके अंदर कई सारे कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया जाने लगा है। ये जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है इसको हम बायोसिस्टमैटिक्स भी बोल सकते हैं, न्यू सिस्टमैटिक्स भी बोल सकते हैं, या फिर न्यू सिस्टमैटिक्स भी बोल सकते हैं। नाउ अब बात आती है कि टेक्सोनॉमी के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो टेक्सोनॉमी के अगर हम देखें तो ब्रॉडली दो टाइप हो सकते हैं, जिसमें एक तो होता है साइटोटेक्सोनॉमी और दूसरा आता है कीमोटेक्सोनॉमी। यहां से वर्ड से पता लगता है, वर्ड आ रहा है साइटोटेक्सोनॉमी, यानी व्हेन देयर विल बी द यूज ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन परफॉर्मिंग द टेक्सोनॉमिकल स्टडीज, देन सच टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी इज नोन एज साइटोटेक्सोनॉमी। फॉर एग्जांपल यहां पर हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, क्रोमोसोम के नंबर की बात कर सकते हैं, या फिर हम क्रोमोसोम के बिहेवियर की भी बात कर सकते हैं। अगर हम कोई भी सेल से रिलेटेड कोई कैरेक्टर लेते हुए यहां पर टेक्सोनॉमिकल स्टडी परफॉर्म कर रहे हैं तो वो कहलाती है ब्रांच साइटोटेक्सोनॉमी। इसी प्रकार से यहां पर दूसरा टाइप आता है कीमोटेक्सोनॉमी। कीमो से आप बात समझ रहे होंगे, रिलेटेड टू केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फाइटोकेमिस्ट्री यानी कीमोटेक्सोनॉमी को परफॉर्म करने के लिए हमें पहले फाइटोकेमिकल स्टडी को परफॉर्म करना पड़ेगा, यानी कोई भी प्लांट है उसके अंदर किस तरह के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बन रहे हैं, तो पहले तो हमने फाइटोकेमिस्ट्री परफॉर्म की, और उस फाइटोकेमिस्ट्री को यूज करते हुए हमने कीमोटेक्सोनॉमी को परफॉर्म करवाया। यानी व्हेन देयर विल बी द यूज ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन सॉल्विंग द टेक्सोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, देन सच ब्रांच इज नोन एज कीमोटेक्सोनॉमी। रिफ्लेक्ट करता है, और एज अ होल यही डाइवर्सिटी कहलाती है बायोडाइवर्सिटी। यानी बायोडाइवर्सिटी का मतलब जैसे मैंने आपको बताया दैट इज द अकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट नंबर के नोमेनक्लेचर सामने आए, जैसे पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर आया, ट्राइनोमियल भी आया और बाइनोमियल भी आया। इन तीनों में से अगर हम देखें तो एक स्पीशीज की नेमिंग करने के लिए जो सबसे ज्यादा यूज आता है नोमेनक्लेचर वो है बाइनोमियल सिस्टम। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बाइनोमियल सिस्टम जो था इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस। इन्होंने सबसे लार्ज फाउंडर या फादर भी कहा जाता है बाइनोमियल सिस्टम का। Carolus Linnaeus, he was the father of taxonomy as well as father of plant taxonomy and animal taxonomy. Means it is a book or a collection of rules regarding the binomial nomenclature of plants. अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आईसीबीएन के, तो वो मेन रूल्स जो है आईसीबीएन के वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट रूल की अगर बात करें तो नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज द स्पीशीज इट कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स। एक स्पीशीज के नेम में नेम नाजा जो है वो तो जेनेरिक नेम हो गया, और दूसरा जो फिर वर्ड लिखा मैंने नाजा दैट इज द स्पेसिफिक एपिथेट। तो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों सेम है और एक ये वैलिड नेम है, मींस टोटोनिम्स दे आर वैलिड अकॉर्डिंग टू आईसीजेडएन। अब तीसरा जो रूल आता है आईसीबीएन का दैट इज फर्स्ट लेटर ऑफ द जेनेरिक नेम इट शुड बी इन कैपिटल। हमेशा जो फर्स्ट लेटर होगा जेनेरिक नेम का वो कैपिटल लेटर होगा, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल लेटर होगा। द फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट इट शुड बी स्मॉल। द सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी इटैलिसाइज्ड व्हेन प्रिंटेड। यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि अगर मान लीजिए हमने हैंड रिटन लिखा या टाइप किया तो हमने जेनेरिक नेम मैंगिफेरा और स्पेसिफिक एपिथेट इंडिका दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया है, लेकिन यदि हम इसका प्रिंट आउट ले रहे हैं तो कंप्यूटर में ऑप्शन होता है इटैलिक्स का, तो हम इन दोनों ही वर्ड्स को सेपरेटली इटैलिसाइज्ड करेंगे। फिफ्थ रूल आता है कि कोई भी साइंटिस्ट जिसने नोमेनक्लेचर प्रोवाइड किया है उस साइंटिस्ट का नेम हम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में शॉर्ट या एब्रिवेटेड फॉर्म में लिख देंगे। दैट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड द नेम और द नोमेनक्लेचर इट शुड बी रिटन इन शॉर्ट और एब्रिवेटेड फॉर्म आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। मान लीजिए जैसे मैंगो का जो मैंगिफेरा इंडिका नोमेनक्लेचर प्रोवाइड किया वो लिनियस ने किया, तो लिनियस का जो नाम है वो हम इंडिका जो कि स्पेसिफिक एपिथेट है उसके बाद एब्रिवेटेड फॉर्म में लिख देंगे। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जो कि हमने स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा इट इज नाइदर अंडरलाइंड नॉर इटैलिसाइज्ड। ना तो हम उसको अंडरलाइन करेंगे साइंटिस्ट के नाम को, ना ही हम उसको इटैलिक्स करेंगे, बट इट शुड बी रिटन इन अ सिंपल फॉर्म मींस सिंपल अल्फाबेट दैट इज रोमन लेटर्स। जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा कि हमने लिन जो लिखा है वो सिंपल अल्फाबेट्स की फॉर्म में यहां पर लिख दिया है। सेवेंथ रूल आता है साइंटिफिक नेम्स इट शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम आइदर लैटिन लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेजेस। इन दोनों ही लैंग्वेजेस में इनको डिराइव किया जाता है, जिसमें मेनली लैटिन लैंग्वेज में इसको डिराइव किया जाता है। अब ये दोनों ही जो लैंग्वेजेस हैं या तो लैटिन लैंग्वेज हो या ग्रीक लैंग्वेज हो, बोथ दीस लैंग्वेजेस आर द डेड लैंग्वेजेस। दोनों को ही डेड लैंग्वेज माना जाता है। डेड लैंग्वेज का यहां पर मतलब है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क नहीं है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क नहीं है तो इसमें हम कोई भी या किसी भी प्रकार का कोई चेंज परफॉर्म नहीं करवा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन जो होता है इट इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी कोई भी प्लांट है उसकी कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है, और उस इकोनॉमिक वैल्यू या उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बेस पर यदि हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं तो वो क्लासिफिकेशन कहलाता है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। मान लीजिए कोई प्लांट है किसी से हमें ऑयल ऑब्टेन हो रहा हो, ऑयल मिलता है, तो वो ऑयल लीडिंग प्लांट्स की कैटेगरी में रख दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राउंडनट हुआ, सोयाबीन हुआ, ये सभी ऑयल लीडिंग प्लांट्स हो गए। ऐसे ही अगर हम बात करें कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि फाइबर प्रोवाइड करते हैं तो वो फाइबर लीडिंग प्लांट्स के नाम से जाने जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जूट हुआ, कोकोनट हुआ, ये फाइबर लीडिंग प्लांट हुआ। ऐसे ही कुछ प्लांट्स हो सकते हैं जो कि मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए जिंजर हुआ, टर्मरिक हुआ, क्लोव हुआ, ये मेडिसिनल प्लांट्स हो गए। कुछ होते हैं बेस्ड ऑन फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अब यहां पर ये जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हो सकते हैं या फिर ये हो सकते हैं रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यहां पर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव, फ्लोरल या सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। आप जानते हैं कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की जब बात की जाती है दैट इज रिलेटेड टू रूट, स्टेम एंड लीफ, और जब हम रिप्रोडक्टिव या फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं मींस द कैरेक्टर व्हिच आर रिलेटेड टू फ्लावर। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये
क्लासिफिकेशन ऐसा है जिसमें हम एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेकर बात करते हैं, जिसमें वो वेजिटेटिव कैरेक्टर भी हो सकता है या फिर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर भी हो सकता है। लेकिन यहां पर चाहे मैंने क्लासिफिकेशन वेजिटेटिव कैरेक्टर के बेस पे दिया हो या फिर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के बेस पे दिया हो, तो वेटेज जो होगा बराबर बराबर साथ दोनों कैरेक्टर्स को दिया जाएगा। मींस इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इक्वल वेटेज देते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को भी और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को भी। मींस इक्वल वेटेज विल बी गिवन टू बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स इन द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन जिसके अंदर वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया जाता है, तो वो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अब इसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का, द क्लासिफिकेशन व्हिच वाज प्रपोज्ड और गिवन बाय कैरोलस लिनियस। इन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन दिया वो एक सेक्सुअल क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना गया, और इन्होंने इस पूरे क्लासिफिकेशन को दिया अपनी एक बुक के अंदर, दैट इज नोन एज जेनेरा प्लांटेरम। क्योंकि लिनियस ने यहां पर जो क्लासिफाई किया प्लांट किंगडम को, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेमन्स मेनली, तो नंबर ऑफ स्टेमन्स के बेस पर मेनली उन्होंने क्लासिफाई किया, इसलिए इनका क्लासिफिकेशन को सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी माना गया, बिकॉज़ द स्टेमन दैट इज द फ्लोरल कैरेक्टर और यू कैन से रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, दैट्स व्हाई इट्स क्लासिफिकेशन कंसीडर्ड एज सेक्सुअल क्लासिफिकेशन आल्सो, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में एक बात है इंपॉर्टेंट कि यहां बात कर रहे हैं ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बारे में, कि नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है इट इज बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। जैसा कि हमने पहले वाले क्लासिफिकेशन में देखा कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेकर चलते हैं, लेकिन नेचुरल क्लासिफिकेशन हम क्या ले रहे हैं, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी का मतलब है कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। कंप्लीट मॉर्फोलॉजी यदि हम लेते हुए क्लासिफिकेशन दे रहे हैं तो उस तरह का जो क्लासिफिकेशन होगा वह नेचुरल क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब यहां पर भी मॉर्फोलॉजी की बात करोगे तो वही वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को भी लिया जाएगा और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को भी लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम सारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को लें, सारे ही रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को लें, तो यहां पर बात आ गई कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को आप लेते हुए क्लासिफिकेशन दे रहे हैं, तो ये ग्रॉस मॉर्फोलॉजी कहलाती है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखें कि नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर हम ग्रॉस मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। अब जैसे जैसे बात आती है कि टैक्सोनॉमिस्ट ने जब फाइलोजेनी को इंक्लूड किया, तो इस नेचुरल क्लासिफिकेशन को फाइलोजेनी के बेसिस पर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, दैट इज नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक एंड नेचुरल फाइलोजेनेटिक। मींस दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनी। फाइलोजेनी के बेस पर नेचुरल क्लासिफिकेशन को नॉन फाइलोजेनेटिक और फाइलोजेनेटिक के अंदर डिवाइड किया गया। लेकिन इनको एक्सप्लेन करने से पहले हम यहां पर कुछ बात करते हैं फाइलोजेनी के बारे में, कि फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है। मींस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले फाइलोजेनी और यू कैन से दे आर मोर स्टेबल देन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, इसीलिए यहां पर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर टू दैट ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर, कि इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स का जो इंपैक्ट होगा वो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स पर कम होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर। यही कारण है कि दे आर मोर कंजर्वेटिव और यू कैन से दे आर मोर स्टेबल देन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, इसीलिए यहां पर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को ज्यादा वेटेज दिया जाता है। फिर बात आती है यहां पर फोर्थ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की, दैट इज फिनेटिक और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। फिनेटिक और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, जैसे यहां पर हमें दो टर्म देखने को मिल रहे हैं, तो फिनेटिक टर्म है, न्यूमेरिकल। ये जो न्यूमेरिकल नाम पड़ा, इसका कारण यह है कि यहां पर हर एक कैरेक्टर जो लिया जाता है उसको एक नंबर या एक कोड जनरेट किया जाता है, और यही रीजन है कि इसको न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन बोला गया है। अब यहां पर फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को लेते हैं, इसलिए इसको हम फिनेटिक क्लासिफिकेशन भी बोल देते हैं। एडेंसन साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले प्रपोज किया, इसलिए इसको एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन भी बोल दिया जाता है। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एज वेल एज डिससिमिलरिटीज, लेकिन हम इसको मैनुअली परफॉर्म नहीं करते हैं। इट इज कंप्यूटर बेस्ड क्लासिफिकेशन। मींस अगर ये कंप्यूटर बेस्ड क्लासिफिकेशन है तो हम इसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स एट अ टाइम ले सकते हैं। अब जितने भी यहां पर कैरेक्टर्स को लिए जाएंगे, हर एक कैरेक्टर को बराबर इंपॉर्टेंस दी जाती है। मींस ईच एंड एवरी कैरेक्टर गेट्स एन इक्वल इंपॉर्टेंस। तो फिर एक और हमारे पास क्लासिफिकेशन यहां पर आता है जिसमें हर एक कैरेक्टर को इक्वल वेटेज या इक्वल इंपॉर्टेंस दी जा सकती है। मींस इन दिस क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंस इज नॉट गिवन टू एनी वन ऑफ द कैरेक्टर बट ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स दे आर हैविंग द सेम इंपॉर्टेंस। ये पूरा जो क्लासिफिकेशन है ये कंप्यूटर बेस्ड क्लासिफिकेशन होगा और इसमें हर एक कैरेक्टर को लिया जा सकता है जो कि हमारे लिए ऑब्जर्वेबल है। मींस इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, आइदर इट मे बी सिमिलरिटीज और इट मे बी डिससिमिलरिटीज। इस क्लासिफिकेशन को परफॉर्म करवाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज द डेटा कलेक्शन फ्रॉम द फील्ड। सबसे पहले आप डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसको इनपुट करवाया जाता है कंप्यूटर के अंदर। फाइनली वो जो जितना भी डेटा इनपुट हुआ है उसकी प्रोसेसिंग होगी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर, और उसके थ्रू फिर एक आउटपुट रिजल्ट की फॉर्म में निकल के आता है, और जो रिजल्ट निकल के आएगा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। फाइनली आपको जो आउटपुट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, दैट इज द ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि फिनेटिक या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन जो है वो किस प्रकार से काम करता है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पर हम यहां पर आगे बात करने चलते हैं। अब आप जानती हैं क्लासिफिकेशन है, इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस एंड ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक, लेवल, यूनिट और अ कैटेगरी। And since all these categories are involved in taxonomical arrangement of organisms, they are termed as taxonomic categories. इन्हीं कैटेगरीज को जो कि taxonomical arrangement में काम आ रही हैं, इन्हीं को हम taxonomic categories के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर ये जो taxonomic categories हैं, they are mainly 7 types, 7 main taxonomic categories होती हैं। As they are essential for the classification, they are obligate or broad or essential categories. इन 7 मेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अलावा कुछ एक्स्ट्रा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन ऑल दोज एक्स्ट्रा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर नॉट एसेंशियल, दे आर नॉन एसेंशियल कैटेगरीज, कि अगर किसी क्लासिफिकेशन को रिक्वायरमेंट हो तो ही हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, बाकी ऑब्लिगेट या एसेंशियल रूप से हम उनको क्लासिफिकेशन के लिए यूज करें ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अगर किंगडम एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है और हम उसकी एक एक्स्ट्रा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बनाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लासिफिकेशन, तो हम बना सकते हैं सब किंगडम, या फिर एक डिवीजन है तो हम उसकी एक्स्ट्रा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बना सकते हैं सब डिवीजन, लेकिन दीज आर नॉन एसेंशियल कैटेगरीज। लेकिन 7 जो मेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं जो यूज होती हैं एक टेक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट के अंदर, वो बिल्कुल ही ऑब्लिगेट होंगी, वो एसेंशियल होंगी। अगर इनमें से एक भी मिसिंग हुआ तो वो जो क्लासिफिकेशन लिखा जाएगा वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो फिर ये 7 मेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है वो कौन कौन सी हैं? Kingdom, division, class, order, family, genus and species. These are the 7 main taxonomic categories. अब genus and species. अगर हम मैंगो के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो किंगडम लेवल पर इस मैंगो का जो लेवल आता है उसको हम प्लांटी बोलते हैं। तो फिर डिवीजन हो गया उसका एंजियोस्पर्मी, क्लास है डाइकोटिलिडनी, ऑर्डर है सेपेंडेल्स, फैमिली है एनाकार्डियेसी, ऐसे ही जीनस है मैंगीफेरा, और स्पीशी की हम बात करते हैं तो फिर मैंगीफेरा इंडिका इज द स्पीशी। सिमिलर इज द केस विद वीट। वीट की अगर हम बात करते हैं तो वो किंगडम को बिलोंग करता है प्लांटी, इनका जो साइंटिफिक टर्म होगा वो कहलाएगा टेक्सा। जैसे कि प्लांट्स की हम बात करते हैं तो एक पूरा लिविंग ग्रुप है, कलेक्टिवली हम इसको टेक्सा बोल सकते हैं। वीट भी एक कंप्लीट लिविंग ग्रुप है, हम इसको टेक्सा बोल सकते हैं। Similarly is the case with animals, mammals and dogs. They represent the taxa, but they are at the different levels. ये अलग-अलग रैंक या अलग-अलग लेवल पर होंगे, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिविंग ग्रुप्स को, तो ये taxa होंगे, but they are the different taxa at the different levels.
यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज दे आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मियरली द मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। तो इस लाइन को हम समझते हैं, एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि टेक्सोनोमिक कैटेगरीज जो हैं वो डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज भी होते हैं, ना कि केवल मात्र मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। क्योंकि आप जानते हैं कि टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का जो फॉर्मेशन हुआ है वह एग्रीगेशन के कारण हुआ है। आपने देखा ही है कि जब भी हम हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरी की बात करते हैं तो लोअर टेक्सोनोमिक कैटेगरी के एग्रीगेट होने के कारण ही हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरी बनती है। जैसे कि अपन एग्जांपल देखें कि अगर कोई जीनस का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो स्पीशीज के एग्रीगेट होने के कारण बन रहा है। ऐसे अगर अपन बात करते हैं कि कोई अगर किंगडम का फॉर्मेशन हो रहा है तो अलग अलग डिविजन्स के एग्रीगेट होने के कारण बन रहा है। और ये एग्रीगेशन जो हो रहा है इनका ये कारण है इनमें पाए जाने वाले कॉमन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के कारण। तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज एक तरीके से मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स तो हैं, लेकिन क्या केवल मात्र ये मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स हैं? तो नहीं, साथ ही साथ ये अपने आप में डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी भी हैं। तो डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज का मतलब क्या हुआ? डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी का मतलब ये हुआ कि टेक्सोनोमिक कैटेगरी जो है अपने आप में रिप्रेजेंट कर रहा है एक बायोलॉजिकल यूनिट को, यानी रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ ऑर्गेनिजम्स को भी। आप जानते हैं कि हर एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी पर कुछ लिविंग ग्रुप्स पाए जाते हैं और यही लिविंग ग्रुप जो है ये शो कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को, यानी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज ऑर्गेनिजम्स यानी बायोलॉजिकल यूनिट को रिप्रेजेंट करवाता है। इसलिए हम इसको क्या मानेंगे? इसको हम एक तरीके से एक बायोलॉजिकल यूनिट, एक बायोलॉजिकल एंटिटी भी मानेंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि किंगडम एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है और उस किंगडम टेक्सोनोमिक कैटेगरी पर एक लिविंग ग्रुप पाया जा रहा है, जैसे कि प्लांटी पाया जा रहा है, तो साथ ही साथ उसी लेवल पर यानी उसी टेक्सोनोमिक कैटेगरी पर एक और लिविंग ग्रुप पाया जा रहा है, दैट इज एनिमेलिया। तो ये प्लांटी हुआ या एनिमेलिया हुआ, ये अपने आप में बायोलॉजिकल यूनिट हुए या नहीं हुए, यानी टेक्सोनोमिक कैटेगरी जो है अपने आप में बायोलॉजिकल यूनिट भी मानी जाएगी। तो इसीलिए ये लाइन यहां पर लिखी गई है कि टेक्सोनोमिक कैटेगरी जो है वो मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स तो हैं, लेकिन केवल मात्र मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट ही नहीं है, ये अपने आप में एक डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी भी है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करवाते हैं लिविंग ग्रुप्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, क्योंकि हर एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी या लेवल पर कुछ लिविंग ग्रुप्स या ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं। इसलिए हम इनको डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी भी बोल सकते हैं। प्रोटीनेशियस नेचर की होती है, यानी ये लिपिड और प्रोटीन की मिलकर बनी हुई होती है। The space in between the cell wall and the cell membrane, ये आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा व्हाइट कलर का, in between the cell wall and the cell membrane, that is known as the पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अब ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करने में काम आते हैं। जैसा कि यूकैरियोट्स के अंदर लाइसोसोम का फंक्शन होता है कि लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, that helps in the digestion. Similar is the case with पेरीप्लाज्मिक स्पेस, it also helps in the digestion. That means it is functionally similar, or you can say it is analogous to lysosome. Very important question regarding NEET exam. Means प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसा कौन सा apparatus है या ऐसी कौन सी चीज है जो कि लाइसोसोम के एनालॉगस होती है, that is पेरीप्लाज्मिक स्पेस, because it helps in the digestion. Next to cell membrane is the cytoplasm. Now the cytoplasm of the prokaryotes it lacks a membrane bound cell organelles. यहाँ पर cytoplasm नहीं होती है ये। तो मेसोसोम जो होते हैं they are the special membranous structure which are formed by the extension or infoldings or invaginations of the plasma membrane into the cell. तो ये मेसोसोम क्या हो गया एक तरीके से? These are the extensions or infoldings or you can say invagination of plasma membrane. बहुत इंपॉर्टेंट बात कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेसोसोम्स किसके एक्सटेंशंस हैं? These are the extensions of plasma membrane. Now these extensions they are in the form of vesicles. ये vesicles की फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर ये ट्यूब लाइक हो सकते हैं यानी ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर ये लेमिला की फॉर्म में हो सकते हैं यानी लेमिलर हो सकते हैं। तो तीन तरीके से ये स्ट्रक्चर की फॉर्म में मेसोसोम्स देखने को मिलते हैं, आइदर इट मे बी इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स और इन फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स और इन फॉर्म ऑफ लेमिनी। अब इन मेसोसोम्स के अंदर भी ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा काम माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल के अंदर करता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं तो वो सेलुलर रेस्पिरेशन में काम करता है, ठीक वही काम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेसोसोम्स करता है, बिकॉज़ दे कंटेन द ऑक्सीडेटिव एंजाइम। दैट्स व्हाई मेसोसोम्स दे आर एनालॉगस टू द माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स इन द मेसोसोम्स। फंक्शंस ऑफ मेसोसोम, सबसे पहला जो फंक्शन आता है दे हेल्प इन द सेल रेस्पिरेशन। ये सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, इसीलिए हमने इसको एनालॉगस बताया माइटोकॉन्ड्रिया के, फंक्शनली सिमिलर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन में जो मदद कर रहे हैं वो किस प्रकार से करते हैं? बिकॉज़ दीस आर द एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस हैं तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, और सरफेस एरिया जब इंक्रीज होगा तो इट विल इंक्रीज द एंजाइमेटिक कंटेंट, और जब एंजाइम्स इंक्रीज होंगे तो वो हेल्प करते हैं किसमें? सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि पहला जो फंक्शन है मेसोसोम का दैट इज दे हेल्प इन द सेलुलर रेस्पिरेशन एज दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दस इंक्रीजेस द एंजाइमेटिक कंटेंट। दूसरा जो फंक्शन आता है इसमें दैट दे हेल्प इन द डीएनए रेप्लिकेशन। ये डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करते हैं। जब भी बैक्टीरिया के अंदर डिवीजन होगा तो उस दौरान मेसोसोम डुप्लीकेट होता है, मेसोसोम के डुप्लीकेशन के साथ ही साथ डीएनए का रेप्लिकेशन भी हो जाता है, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करते हैं। साथ ही साथ बाइनरी फिशन जब होगा, सेल डिवीजन होगा, उस दौरान जितना भी पेरेंट बैक्टीरिया के अंदर मटेरियल है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, उसको इक्वली दो डॉटर सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। इट आल्सो हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो ये सेकंड फंक्शन हुआ इसका, दैट इट हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन एज वेल एज इन द डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल वॉल मटेरियल के सिक्रीशन में, या फिर हम कहें तो सेल वॉल फॉर्मेशन में भी इसका फंक्शन है कि एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ता हुआ चला जाता है और वो एंजाइम्स जब बनेंगे तो वो सेल वॉल मटेरियल के सिक्रीशन में मदद करते हैं। तो जो सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, उसमें भी जो रोल होगा एक तरीके से वो मेसोसोम का रोल उसमें देखने को मिल सकता है। सो इट आल्सो हेल्प्स इन द सेल वॉल मटेरियल सिक्रीशन और सेल वॉल फॉर्मेशन। साथ ही साथ ये सेल डिवीजन में तो मदद कर ही रहा है, जैसा कि हमने यहां देखा ही ऊपर कि डीएनए रेप्लिकेशन में तो मदद करता है, साथ ही साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में मदद कर रहा है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सबसे पहले एसी ग्राम ने ही स्टेनिंग के बेसिस पर बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट किया। तो ये जो ग्राम स्टेनिंग का पूरा प्रोसीजर है उसमें कौन से केमिकल्स, कौन से स्टेन्स यूज हो रहे हैं उसको हम एक ब्रीफ में देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस प्रोसीजर में बैक्टीरिया को लिया जाता है एंड दैट बैक्टीरिया इज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेन्ड विद क्रिस्टल वायलेट। एक स्टेन है क्रिस्टल वायलेट, उसकी मदद से उस बैक्टीरिया को स्टेन किया जाता है। आफ्टर स्टेनिंग विद द क्रिस्टल वायलेट इट इज ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। इसको पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से ट्रीट किया जाता है। इस स्टेज में आने के बाद नाउ वॉश्ड विद एसीटोन और इथाइल अल्कोहल। इसके बाद वॉशिंग दी जाती है विद एसीटोन और इथाइल अल्कोहल। अब जब वॉशिंग्स दे दी जाती है उसके बाद हमारे पास दो कंडीशन आपको मिल सकती हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो कि कलर को रिटेन कर लेते हैं, तो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया मिल सकते हैं व्हिच आर डिकलराइज्ड, व्हिच डू नॉट रिटेन द स्टेन। नाउ दोस बैक्टीरिया व्हिच रिटेन द कलर, और वो पर्पल कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, वो कहलाएंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि डिकलराइज हो चुके हैं, स्टेन को रिटेन नहीं कर पाए हैं, वह कहलाएंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नाउ दीस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दे आर काउंटर स्टेन बाय अनदर स्टेन दैट इज सेफ्रेनिन। और जब सेफ्रेनिन से उसको काउंटर स्टेन किया जाएगा देन दे बिकम रेड और पिंक इन कलर। तो वो रेड और पिंक बैक्टीरिया जो मिल रहे हैं आपको आफ्टर द काउंटर स्टेनिंग बाय द सेफ्रेनिन, दे आर टर्म्ड एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और जिन्होंने जिन बैक्टीरिया ने कलर रिटेन किया हुआ था और पर्पल कलर के दिखाई दे रहे थे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे। अब बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिवाइड करवाया है। ये कारण यह है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल पाई जा रही है उनकी सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंस होता है। आपको पता ही है कि ग्राम पॉजिटिव में जो सिंगल लेयर पाया जा रहा है वो केवल पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव में जो डबल लेयर्ड सेल वॉल पाई जा रही है वहां पर आउटर लेयर
लाइकोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई है, जबकि इनर लेयर जो है वह पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। और यही कारण है कि यहां पर आपको स्टेनिंग में डिफरेंस देखने को मिलता है। तभी जाके एचसी ग्राम ने इस स्टेनिंग के बेसिस पर ही बैक्टीरियाज को दो तरीके से डिवाइड करवाया, एक ग्राम पॉजिटिव बताया और दूसरे ग्राम नेगेटिव बताया। अब आती बात यहां डिफरेंसेस इन बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगर बात की जाए तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दे रिमेन पर्पल कलर्ड, वो पर्पल कलर के होंगे विद ग्राम स्टेनिंग इवन आफ्टर द वॉशिंग विद द अल्कोहल। जैसे अभी हमने प्रोसीजर में देखा कि जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को स्टेन किया जा रहा है, पूरा प्रोसीजर अप्लाई किया जा रहा है, तो एसीटोन या इथाइल अल्कोहल से वॉश करने के बाद भी वो कलर यानी स्टेन को रिटेन करके रख रहे हैं, ठीक है। और वो जो कलर वहां पे मिल रहा है वो पर्पल कलर्ड है। तो बैक्टीरिया व्हिच रिमेन पर्पल कलर्ड विद द ग्राम स्टेनिंग एंड इवन आफ्टर द वॉशिंग विद द अल्कोहल और एसीटोन, देन सच बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लेकिन दोस बैक्टीरिया व्हिच डू नॉट रिटेन द स्टेन, जो स्टेन को रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, डिकलराइज हो गए हैं इवन व्हेन वॉश विद द अल्कोहल, तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाएंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक और डिफरेंस आता है निकल के कि फ्यू पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होंगे दे बिलोंग्स टू द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ज्यादातर जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होंगे दे बिलोंग्स